हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अनुकूली विकिरण के बारे में। अनुकूली विकिरण क्या है? तो ये जैव विकास से संबंधित चैप्टर है। अनुकूली विकिरण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: लैमार्कवाद, डार्विनवाद, अनुकूली विकिरण और जैव विकास के सिद्धांत। इस प्रकार से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि कल के एग्जाम में आप सभी देखने को इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे कि लैमार्कवाद क्या है, या डार्विनवाद क्या है, या जैव विकास के सिद्धांत क्या है, या फिर अनुकूली विकिरण। तो इस टाइप के प्रश्न से बचने के लिए आपको एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर रिवीजन करना है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। अनुकूली विकिरण क्या है? तो अनुकूली विकिरण एक विकासीय प्रक्रिया जो नई जीवन शैली एवं नए आवासों के प्रति नई जातियों को जन्म देती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। आगे बात किया जाए, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप गए थे, जहां पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया डार्विन फिंच ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। यह है डार्विन फिंच। पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि डार्विन ने किस प्रकार की चिड़िया पर अपना स्टेटमेंट दिया, या फिर उन्होंने किस में विविधता देखी। तो डार्विन फिंच, इस चिड़िया का नाम है डार्विन फिंच। किस द्वीप गए थे? गैलापागोस द्वीप गए थे। यह है। आगे हम लोग बात करते हैं, उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था, वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थीं। आगे बात किया जाए, ये पक्षी मूलतः बीज पक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ साथ अनुकूलित हुई है। ये था। आगे बात किया जाए, चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इन्हें कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। ये था विविधता। आगे बात किया जाए, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। आगे बात किया जाए, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल यानी कि शिशुधानी प्राणियों का जिक्र किया गया है। उसमें अधिकांशतः मार्सुपियल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए, और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। तो ये क्या था? अनुकूली विकिरण था। यानी कि क्या है, अनुकूलन कैसे कैसे हुआ। तो डार्विन फिंच का एग्जाम्पल उसमें लिया गया पंछी का, और यहाँ जो है मार्सुपियल पाउच की बात हो रही है, यानी कि कंगारू की चर्चा हो रही है। अभी आपको फिगर बाय फिगर दिखाया जाएगा। यहाँ देखिए, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। शॉर्ट नोट में ये भी पूछा जाता है, यहाँ हम स्टार लगा दे रहे हैं, आप ये भी तैयार कर लीजिएगा। अभिसारी विकास क्या है, या अपसारी विकास पूछा जाता है। तो जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी विकास कहा जाता है। आगे बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती हैं। आगे बात किया जाए, इनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल के समान दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये जो है अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है। यहाँ शिशुधानी विकिरण देखिए, तस्मानियाई भेड़िया, बाघ बिल्ली, परित चींटीखोर, शिशुधानी चूहा, इसके साथ साथ कंगारू, ऑस्ट्रेलिया बैंडिकूट और कोआला, इसके साथ साथ शिशुधानी छछूंदर, सरकाला, ग्लाइडर, ये चीज़ें हैं। ये शिशुधानी विकिरण के एग्जाम्पल हैं जो कि अनुकूली विकिरण में देखा गया है। इस प्रकार से आपका अनुकूली विकिरण टॉपिक
पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत क्या हैं इसके बारे में देख लिया जाए। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह विचार के जीवन पृथ्वी के विकास के साथ विकसित हुआ जोर पकड़ने लगा था, किंतु वास्तविक रूप से फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक या जेआ बैप्टिस्ट लैमार और डार्विन पूर्व काल के गिने चुने विकास समर्थक थे। यानी कि लैमार्क और डार्विन साहब ही जैव विकास से संबंधित कुछ स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक थे। आगे यहाँ बात किया जाए जैव विकास के सिद्धांत में, पहला सिद्धांत आ गया लैमार्क का सिद्धांत। तो लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, इसके बारे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में प्रश्न बनता है। इसलिए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो लैमार्कवाद क्या है? जेआ बैप्टिस्ट लैमार्क यानी कि लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में विकासीय प्रक्रिया के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। यहाँ से 1 नंबर में टिक लगाने वाले में पूछा जाता है कि लैमार्क द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो क्या है? फिलॉसफी जूलॉजिक। आगे बात किया जाए मैं अपने समय की प्रजातियों की जीवाश्म लेखा से तुलना करके लैमार्क ने जीवाश्मों को कालक्रमानुसार श्रेणी में पुराने से नवीन रूपों तक के क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि लैमार्क साहब ने जीवाश्म का परीक्षण करके पुराने समय से नवीन काल तक के सभी जीवाश्मों को रख करके इन्होंने क्या किया, ये जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिया। जैसे विकास के प्रमाण में, जैव विकास के प्रमाण में क्या है, जीवाश्मीय प्रमाण भी एक पॉइंट बनता है। तो ये है। आगे बात किया जाए, उसने कई उत्तरजीविता की रेखाओं तथा आधुनिक प्रजातियों की वंशावलियों को पहचाना। यानी कि जो भी आधुनिक और पूर्वज जो भी जीवधारी हैं उनके वंशावली को पहचाना। आगे है इसमें, अपने निरीक्षणों के आधार पर लैमार्क ने प्रस्तावित किया कि सजीवों में विभिन्नताएं वातावरण की आवश्यकताओं के कारण होती है। यानी कि जितने भी सजीव हैं उसमें जो विविधता आती है वातावरण के आवश्यकताओं के कारण ही आती है। आगे क्या है इसमें, एक निश्चित दिशा में एक गुण के अनुकूलन को यह अनुक्रिया करने की क्षमता निर्देशित करती है। अनुकूलन जैसे भी ज़रूरत पड़े, जैसे जिराफ का अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, हम उनको अपना भोजन ग्रहण करना था तो धीरे धीरे करके वो गर्दन उठाते गए और उनका गर्दन लंबा हो गया। तो ये क्या है, अनुकूलन है। निश्चित दिशा में एक गुण के अनुकूलन को यह अनुक्रिया करने की क्षमता निर्देशित करती है। आगे बात किया जाए, इस तरह लैमार्क ने जीवाश्मों को विकासीय संदर्भ में रखा और अनुकूलनों को एक विकासीय रूपांतरण के तरीके के रूप में बताया। लैमार्क का सिद्धांत प्रायः उपार्जित लक्षणों और वंशागति अथवा अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि लैमार्क का जो स्टेटमेंट है वो किस पर आधारित है, तो उपार्जित लक्षणों यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है जो जन्म के उपरांत एक्वायर किए जाते हैं, और वंशागति, कुछ वंशागत लक्षण भी हैं, अथवा अंगों के उपयोग, जो अंग जितना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा वो किसका स्टेटमेंट है, तो लैमार्कवाद का स्टेटमेंट है ये है। आगे हम लोग बात करेंगे लैमार्क की अवधारणाएं। तो 4 साक्ष्य प्रस्तुत किए लैमार्क साहब, ये चारों पॉइंट आप जान पाएंगे। जीवित सजीव या उनके संघटक भाग आकार में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें लगातार वृद्धि होने की क्षमता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, नए अंगों का उत्पादन नई आवश्यकताओं और नई गतियों का परिणाम होता है, जिसे यह आवश्यकता आरंभ करती है और बनाए रखती है। आगे बात किया जाए, यदि एक अंग लगातार उपयोग में लाया जाता है, ये लैमार्क साहब का स्टेटमेंट है, यदि एक अंग लगातार उपयोग में लाया जाता है तो वह अत्यधिक विकसित होता है, जबकि अनुप्रयोग का परिणाम ह्रास होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनका, चौथा पॉइंट, किसी जीव के जीवन काल में उपयुक्त सिद्धांतों के अंतर्गत उत्पादित रूपांतरण उनकी संतानों में वंशागति होते हैं। परिणामतः ये परिवर्तन एक विशेष कालखंड में संचयी होता है। आगे बात किया जाए, उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया जिसने ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। अभी जैसे हमने अनुकूलन में एक एग्जाम्पल दिया जिराफ का, तो यही है, ये लैमार्क साहब का स्टेटमेंट है।
इस लंबे गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया, यानी कि जो भी इनसे संतान पैदा हुए उनमें भी गर्दन लंबा पैदा हुआ, ना कि एकदम पहले जैसा। वर्षों वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया, आज इस अटकलबाजी का कोई विश्वास नहीं करता। यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट है कि जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे वो अंग उतना ज़्यादा विकसित होगा, तो इस पर आज भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन लैमार्क साहब ने जो भी बताया, आप जिराफ का एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। आगे है, इस तर्क के पक्ष में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ब्लैक स्मिथ ने बाइसेप्स पेशियों का अत्यधिक विकास, खरगोश के कर्ण पल्लों का विभिन्न दिशाओं से आने वाली ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए उनकी पेशियों अधिक विकसित होना, ये सब एग्जाम्पल हैं। सांप में पांव का अभाव, गुफा में रहने वाले प्राणियों में आँखों का नहीं होना, किसी पक्षी में उड़ने की क्षमता का ना होना, ये उदाहरण उपयोगी विकास के संबंध में अनुपयोगी अंगों का लुप्त होना बताते हैं। ये था लैमार्कवाद। अब इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, आलोचनाओं को देख लिया जाए तो लैमार्कवाद की आलोचना क्या है, हमेशा पढ़ने वाले की उम्र के साथ आँखों के ना तो आकार और ना ही क्षमता की वृद्धि हुई। यानी कि जो भी लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी आँखों का लगातार उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि ना तो आँखों के आकार में वृद्धि हुई, ना आँखों की क्षमता में वृद्धि, और ना ही इसकी क्षमता में वृद्धि हुई। लगातार धड़कने वाले हृदय पीढ़ियों से एक ही स्थिर आकार बनाए हुए हैं। ये भी एक आलोचना था कि अगर जो भी अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इस हिसाब से हृदय लगातार उपयोग कर रहा है, किया जा रहा है, ये धड़क रहा है, तो इसके भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या है, चूहों की, एक वैज्ञानिक थे ऑगस्ट वेजमान, तो ये क्या काम किए 1904 में, चूहों की 22 पीढ़ियों तक इन्होंने पूंछ काटा। लेकिन जितने भी चूहों के पूंछ काटे गए उनसे जो भी नए संतान फिर पैदा हुए नेक्स्ट पीढ़ी में, उनमें पूंछ पाए गए। ये क्या था, लैमार्कवाद की आलोचना था। इस प्रकार से अगला आलोचना क्या है, लैमार्क के समय में आनुवांशिकता की अवधारणा स्वीकृति थी। वास्तव में लैमार्क कोई स्वीकार्य विकल्प नहीं दे सके। विकास के संबंध में लैमार्क का सिद्धांत अब एक गलत अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते। ये अब इसमें लैमार्क का स्टेटमेंट समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं डार्विनवाद। तो डार्विनवाद क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासीय सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक जातियों का अभ्युदय, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूछा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो डार्विन की पुस्तक है। ये है। आगे बात किया जाए, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। किसके सिद्धांत, डार्विन साहब के सिद्धांत को। आगे है, विकास के विषय में उनकी व्याख्या का आधार HMS बीगल नामक जहाज, ये भी पूछा जाता है कि डार्विन साहब ने किस जहाज के द्वारा, तो बीगल्स नामक जहाज के द्वारा यात्रा की, नामक जहाज पर की गई समुद्री यात्रा के समय का प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया। अगर आगे बात किया जाए, प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। ये सब स्टेटमेंट किसका था, डार्विन। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। आगे बात किया जाए, यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, ये है किसका सिद्धांत है, डार्विन साहब का। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूल सकते। डार्विन की न्यूनता यूं वैचारिक
प्रगल्भता। अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं वंशानुगत होती हैं, यानी कि डार्विन साहब ने ये बताया, ये मुख्य पॉइंट है यहाँ, कि विविधताएं जो होती हैं वो वंशानुगत होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। अगला पॉइंट देखा जाए, जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती हैं केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती हैं कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ जाए। ये था डार्विन साहब का स्टेटमेंट। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियां छोड़ जाएंगे और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होंगे। इस तरह पैदा होने के लिए एक नए स्वरूप प्रकट होते हैं। इस प्रकार से क्या है, अनुकूली विकिरण क्या है, ये समाप्त हुआ। जैव विकास के सिद्धांत, जिसमें लैमार्कवाद और डार्विनवाद भी बताया गया। अब ये क्लास 10th और 12th दोनों के बायोलॉजी सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।